नमस्कार। काफ़ी टाइम लग गया थोड़ा सेटिंग करने में। आज आर एस 2023 अभी तक वैकेंसी आई नहीं है, लेकिन जो राज्य व्यवस्था वाला जो सिलेबस है, संविधान और राज्य व्यवस्था और ये वाला पार्ट है, वो आज अपन शुरू करते हैं। तो आर एस के अंदर राजस्थान के प्रमुख आयोग आरपीएससी, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य चुनाव आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग और लोकायुक्त और आरटीआई, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इनमें से संवैधानिक आयोग है वो है आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, और स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य सूचना आयोग। और तीन है संवैधानिक आयोग, जो संविधिक आयोग, जो विधानमंडल है वो विधि बना करके जो कानून बनाती है, जो प्रावधान करती है, वो इसके अंतर्गत आते हैं। वो है राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त और राज्य सूचना आयोग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आरपीएससी के बारे में। तो आरपीएससी जो है, संविधान के अंदर स्पष्ट शब्दों में आरपीएससी नहीं लिखा हुआ है, इसमें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन लिखा हुआ है, यानी इसका स्पष्ट उल्लेख संविधान में नहीं है। कोई अगर मान लो ये पूछे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर कि आरपीएससी का संविधान में कहाँ वर्णन है, तो सीधा आरपीएससी का वर्णन नहीं है। क्या है? राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब इसके अंदर है भाग 14 के अंदर आर्टिकल 315 से लेके 323 तक, इसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संयुक्त आयोग, इन चीज़ों के बारे में वर्णन किया गया है। तो अपन पढ़ेंगे आरपीएससी के बारे में। तो आरपीएससी क्या है? एक संवैधानिक निकाय है, यानी इसका संविधान में जो राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन है वो एक ये संवैधानिक निकाय है। संविधान में इसका आरपीएससी के रूप में ना दे करके क्या दिया गया है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पीसीएस। और ये क्या है? सलाहकारी एक संस्था है जो बाध्यकारी नहीं है, यानी ये जो सलाह देती है वो मानना या ना मानना ये ज़रूरी नहीं है। सलाह ले ली जाती है, लेकिन माने या न माने ये उच्च निकाय यानी राज्यपाल या यूपीएससी के संबंध में राष्ट्रपति के द्वारा माने या ना माने ये बाध्यकारी नहीं है। अब आता है अनुच्छेद 315(1). इसमें क्या है? केंद्र के लिए क्या होगा? केंद्रीय जो सेवाएं होती है यूपीएससी, उसके लिए क्या होगा? केंद्र के अंदर जो सेवाएं होती है उसमें होता है संघ लोक सेवा आयोग, यानी 15(1) के अंदर क्या दिया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग होगा केंद्र के लिए, और राज्यों के लिए क्या होगा? राज्य लोक सेवा आयोग। इसका वर्णन कहाँ है? अनुच्छेद 315(1) में। अनुच्छेद 315(1) में इसका वर्णन है। और 315(2) में क्या है कि दो या दो से अधिक राज्य आपस में मिल करके करार करें या एक समझौता करें कि प्रत्येक राज्य अपने अपने विधानमंडलों का मतलब होता है राज्य की जो विधानसभा होती है वो, प्लस अगर कहीं दो सदन है तो वहाँ राज्य विधान परिषद, ये दोनों मिल करके, और सिंगल है तो सिंगल, तो दोनों मिल करके संकल्प पारित करे, या अकेला है तो अकेला। जैसे मान लो राजस्थान में एक ही विधान सभा है, एक ही सदन है, तो राजस्थान में मान लो अकेला विधानसभा है वो पारित कर दे। और कहीं जैसे यूपी, बिहार और यहाँ जो दो सदन हैं वो दोनों सदन एक संकल्प पारित करे और संसद को देवे कि संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए, तो ये जाए विधिक आयोग कहलाएगा। यानी जो
कोई भी राज्य सरकार की जो विधानमंडल है वो ये करे, इस तरह से एक संकल्प पारित करे कि हम दोनों राज्य के लिए, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए, तो ये कौन गठित करेगा? ये संसद गठन कर देगी। ये एक प्रकार का विधिक आयोग होगा। फिर अनुच्छेद 315(3), इसमें उपरोक्त जो प्रकार की विधि है वो आवश्यकता है तो कानून बनाया जा सकता है। अगर मान लो ये आवश्यकता है तो इसमें कानून बनाया जा सकता है, वो एक अधिनियम बन जाएगा। फिर अनुच्छेद 315 में क्या है कि राज्यपाल को अगर लगता है कि, तो ये क्या करता है कि यूपीएससी से अनुरोध करता है और यूपीएससी राष्ट्रपति की अनुमति के बाद राज्य की विशेष आवश्यकता की पूर्ति कर सकती है, अर्थात राज्य की भर्ती यूपीएससी करवा सकती है। यानी राज्यपाल अगर यूपीएससी को ये निवेदन करे कि हमारे जो राज्य है उस राज्य की जो एग्ज़ाम है या परीक्षाएं हैं वो यूपीएससी के द्वारा करवाई जाए, तो इसका अनुरोध मान करके यूपीएससी के द्वारा जो राष्ट्रपति है वो अनुमति दे देते हैं कि इन राज्यों की परीक्षाएं कौन कराएगा? यूपीएससी करवाएगा। ये किसके अनुरोध पर करेगा? राज्यपाल के अनुरोध पर। यानी राज्यपाल अनुरोध करेगा किससे? यूपीएससी से। और यूपीएससी जो है वो किसको पूछेगी? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति को पूछने के बाद में अगर राष्ट्रपति परमिशन दे देता है तो क्या होगा? वो उसकी विशेष जो आवश्यकता की पूर्ति के लिए कौन करेगा? राज्य की भर्ती आदि है वो कौन करा सकता है? यूपीएससी करवा सकता है। फिर है अनुच्छेद 315(5), इसमें आरपीएससी और यूपीएससी के अलावा, यानी आरपीएससी का मतलब है एसपीसीएस यानी स्टेट पीसीएस, यानी स्टेट पीसीएस अपन राजस्थान के बारे में समझ लें, राजस्थान से संबंधित समझ लें तो आरपीएससी कह दो। तो आरपीएससी और यूपीएससी के अलावा कोई आयोग बनाया जाए तो उस पर भी निर्देश लागू होंगे। ये अनुच्छेद 315(5) में है। तो ये 315 से संबंधित क्या क्या हो गया? केंद्र के लिए क्या होगा? यूपीएससी। राज्यों के लिए क्या हो गया? स्टेट पीसीएस, जैसे राजस्थान के लिए आरपीएससी। और इसी के अंदर 315 के अंदर भी क्या होगा? दो या दो से अधिक राज्य आपस में कहे कि हमारे के लिए जेपीएससी यानी संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए, तो वो करेंगे। और वो किस प्रकार का आयोग कहलाएगा? विधिक आयोग कहलाएगा। फिर पूर्वक प्रकार की, ऊपर की जो प्रकार की जो है विधि है, अगर वो विधि बन जाती है तो उसमें कानून बनाया जा सकता है। फिर राज्यपाल को ये लगे कि एग्ज़ाम जो है यूपीएससी के द्वारा करवाया जाए, जैसे मान लो कोई ये धांधली हो रही है या राज्यों में किसी भी प्रकार के अगर मान लो ये अनियमितताएं होती है, तो राज्यपाल को लगता है तो यूपीएससी से अनुरोध कर सकता है। यूपीएससी है वो राष्ट्रपति से अनुमति लेगा और अनुमति लेने के बाद में इस प्रकार का नियम बना सकती है। फिर इसी के अंदर 15 के अंदर भी यही होगा कि इसी प्रकार का कोई आयोग है वो निर्देश यूपीएससी आरपीएससी के अलावा कोई आयोग बनाया जाए, वो उसको लिए निर्देश लागू करेंगे। फिर ये इतिहास के अंदर ये मानते हैं कि 1919 के अंदर, ये जो 19 के अंदर क्या हुआ था? केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था 1919 के अंदर। ये अंग्रेजों का जो राज था उस टाइम, जो 1919 के अंदर क्या हुआ था? केंद्रीय लोक सेवा आयोग। फिर इसी को 1926 में इसका नाम क्या कर दिया? संघीय लोक सेवा आयोग, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। और उसके बाद में 1935 के अंदर क्या किया? राज्य यानी प्रांतीय लोक सेवा आयोग, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, ये 1935 के अंदर किया। ये स्वतंत्रता से पूर्व जो ये इन आयोग, एक आयोग है, इनके नाम अलग अलग टाइम में चेंज होते गए। फिर स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में 3 अलग अलग जैसी रियासतें हैं, उनका अपना खुद का अलग लोक सेवा आयोग था, जिसमें क्या है? जोधपुर है, इसमें 1939 में गठन हुआ था। जोधपुर लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? 1939 में। जयपुर लोक सेवा आयोग का गठन 1940 में। और बीकानेर लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था 1946 में। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है और शायद 1-2 इसमें परीक्षा में पूछा भी गया है। तो उसके बाद में है राजस्थान लोक सेवा आयोग हेतु अध्यादेश। सबसे पहले अध्यादेश कब लाया गया? राजा मान सिंह सेकंड द्वारा। कब? 16 अगस्त 1949 को। इसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए अध्यादेश लाया गया। किसके द्वारा? राजा मान सिंह सेकंड द्वारा।
कब? 16 अगस्त 1949 को। फिर एक गजट में प्रकाशन हुआ 20 अगस्त 1949 को, उसके 4 दिन बाद में। फिर है कार्य आरंभ कब किया? ये तारीखें जो है यो 16 तारीख, 16 अगस्त, 20 अगस्त, उसके बाद में कार्य प्रारंभ कब किया? 22 दिसंबर 1949, 74वां स्थापना दिवस था। उसके बाद में मुख्यालय कहाँ था? जब जयपुर था। सबसे पहले आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ था? आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ था सबसे पहले? जयपुर में। इसका स्थापना दिवस जयपुर का जो ये लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था सबसे पहले 22 दिसंबर 1949, तो इसका मुख्यालय जो है वो जयपुर में था सबसे पहले। फिर सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर जो इसका हेडक्वार्टर है वो अजमेर स्थानांतरित किया गया। कब? जब राजस्थान का एकीकरण हो गया 1 नवंबर 1956 को सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर हेडक्वार्टर कहाँ कर दिया? इसका अजमेर कर दिया गया, जो वर्तमान में अजमेर में ही है। अब ये आता है अगला अनुच्छेद है 315, हमने पढ़ लिया था। 316 के अंदर सदस्यों की नियुक्ति और पद अवधि, यानी इनकी नियुक्ति और पदावधि, नियुक्ति कौन करता है और इनकी पद अवधि क्या है, कितने साल तक के लिए होती है, ये अपने इसके अंदर 316 के अंदर दिया गया है। योग्यता क्या है? सदस्यों की योग्यता का मतलब ये पूछ ले क्वेश्चन कि सदस्यों की, आरपीएससी के सदस्यों और अध्यक्ष की योग्यता क्या होती है, तो इसकी योग्यताओं के बारे में संविधान में कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। ठीक है, तो 316 में क्या है? नियुक्ति के लिए यूपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन नियुक्ति करेगा? यूपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और स्टेट में किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल द्वारा। आरपीएससी में जैसे कौन करता है? सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल नियुक्त करता है। इनमें क्या होता है कि 50% सदस्यों को प्रशासनिक अनुभव होना बहुत ज़रूरी है और 50% जो बचे हुए हैं उनको केंद्र सरकार, राज्य सरकार और देशी रियासतों और क्राउन के अधीन ये काम करते हैं। फिर 15वां संविधान संशोधन 1963 के अंदर अगर अध्यक्ष अनुपस्थित या कार्य असमर्थता के कारण अगर मान लो वो काम नहीं कर पाता है तो राज्यपाल किसी भी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष बना सकता है। ये 15वां संविधान संशोधन 1963 के अंदर ये प्रावधान किया गया। उसके बाद में अनुच्छेद 316(2) पद अवधि, यानी इसका कार्यकाल कितना होता है? यूपीएससी के संबंध में अगर माने तो क्या होता है? यूपीएससी के संबंध में अगर देखते हैं तो क्या होता है कि यूपीएससी के संबंध में क्या है? ये 65 वर्ष और उम्र कितनी होनी चाहिए? 6 वर्ष। 6 वर्ष तक लगातार 6 वर्ष तक रह सकता है, बशर्ते उसकी उम्र 65 साल नहीं हो जाए। अगर 65 साल इससे पहले हो गई तो वो क्या करेगा? पहले रिटायरमेंट हो जाएगा। 6 साल होना कोई ज़रूरी नहीं है। और आरपीएससी के संबंध में 6 और 62 वर्ष, 6 और 62 वर्ष, 6 साल तक वो रह सकता है लगातार, लेकिन 62 साल की कंप्लीट उम्र नहीं होनी चाहिए। और ये पहले ये जो स्टेट में जो क्या है, ये क्या थी? 60 साल थी, 6 और 60 साल थी। तो 41वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इस उम्र को क्या कर दिया? 6 और 62 साल कर दिया गया। ये भी एक इम्पोर्टेंट है, इसको याद किया जा सकता है कि 62 साल की उम्र कब की गई? 1976 में 41वें संविधान संशोधन द्वारा। फिर है 7वां संविधान संशोधन 1956, राज प्रमुख की जगह क्या हो गया? पहले जो मान सिंह थे ना, जो अध्यादेश लाए थे 1949 में, तो उनकी जगह अब 1956 में क्या नाम आ गया? राज्यपाल आ गया 1956 में। किसमें? 7वें संविधान संशोधन के तहत। फिर 15वां संविधान संशोधन 1963 के तहत कार्यवाहक अध्यक्ष की बात कही गई, जो अभी पढ़ी ली ऊपर। फिर 41वां संविधान संशोधन 1976, उम्र जो है 60 की जगह 62 कर दी गई। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर त्यागपत्र। त्यागपत्र जो है यूपीएससी और जेपीएससी के जो सदस्य होते हैं वो त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को, और आरपीएससी और जो स्टेट पीसीएस के जो सदस्य होते हैं वो किसको देते हैं? राज्यपाल को। फिर 316 के अंदर ही 316(3) के अंदर कार्यकाल पूर्ण होने पर उसी पद पर पुनः नियुक्त नहीं हो सकते। अगर मान लो किसी का कार्यकाल पूरा हो गया है, 6 साल कंप्लीट कर लिए हैं और उम्र 65 या 62 साल पूरी नहीं हुई है, तो उस पद पर तो पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती। लेकिन
दूसरे उससे ऊंचे वाले पद पर नियुक्त हो सकते हैं। जैसे स्टेट पीसीएस का जो सदस्य है यानी राज्य लोक सेवा आयोग का जो सदस्य है वो यूपीएससी का सदस्य बन सकता है, यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है और स्टेट पीसीएस का अध्यक्ष बन सकता है अगर वो उसकी उम्र 65 साल या 62 साल से कम रही है तो। फिर है अनुच्छेद 317 सदस्यों को हटाया जाना या निलंबन किया जाना, अनुच्छेद 317 के तहत है। 317 के तहत एक के तहत यह कि कौन हटाएगा, राष्ट्रपति हटाएगा यूपीएससी के संबंध में और स्टेट पीसीएस के संबंध में हटाएगा कौन, दोनों के संबंध में। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अभी जो राजस्थान के अंदर एक सदस्य के पर आरोप लगाए गए थे तो उनको नहीं हटा सके स्टेट, और राज्यपाल केवल निलंबन कर सकता है लेकिन हटा नहीं सकता। हटा कौन सकता है, कौन, राष्ट्रपति हटा सकता है यूपीएससी के संबंध में और आरपीएससी के संबंध में यानी स्टेट पीसीएस के संबंध में, दोनों के संबंध में राज्यपाल ही सिर्फ राज्यपाल क्या कर सकता है, निलंबन कर सकता है। और हटा कौन सकता है, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति। और वो ये जो राष्ट्रपति है किन आधारों पर हटाएगा, ये 5 आधार है। 5 आधार कौन कौन से हैं, कदाचार, अगर कोई दिवालिया घोषित हो गया है यानी आचरण में अगर खराबी है तो, फिर दिवालिया घोषित हो गया है तो, सवेतन नियोजन यानी वेतन सहित कहीं कहीं वेतन लेते हुए कहीं दूसरे पद पर अगर नियोजन हो गया है, और शारीरिक अक्षमता और मानसिक अक्षमता, ये 5 जो आधार है 5 आधारों पर इनको हटाया जा सकता है किसी भी सदस्य या अध्यक्ष को। राज्यपाल जो है वो कदाचार का दोषी पाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट के जांच के बाद हटाएंगे क्या, निलंबन करेंगे इसको, अनुच्छेद 145 के तहत। फिर है 145 अनुच्छेद 145 के तहत। अनुच्छेद 317(2) में निलंबन का अधिकार, जांच चल रही है तो राज्यपाल निलंबन कर सकता है। और 317(4) के अंदर क्या है, इसमें परिभाषा दी गई, कदाचार की परिभाषा है कि कदाचार क्या होता है। निगमित कंपनी में सदस्य के रूप में करार, यानी किसी कंपनी के अंदर कोई निगमित कोऑपरेटिव जो कंपनी है उस कंपनी में अगर मान लो उसे नौकरी करने लग गया है तो, और भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी भी संविदा या करार से संबंधित हो या इच्छुक हो, या तो उसने नौकरी कर ली है, वहाँ ज्वाइन कर ली राज्य सरकार या केंद्र सरकार के में, या फिर उसमें नौकरी करने का इच्छुक है तो उसको हटाया जा सकता है, उसको कदाचार माना जाता है। फिर है अनुच्छेद 318। 318 के तहत क्या है, 318 में क्या है कि आयोग के सदस्य और कर्मचारी की सेवा शर्तों के बारे में उपबंध है, यानी इनमें सेवा शर्तें क्या क्या है, यूपीएससी और आरपीएससी के बारे में इनमें सेवा शर्तें, यूपीएससी के संबंध में सदस्य संख्या कितनी होगी और सेवा शर्तें क्या होगी, कौन तय करेगा, ये राष्ट्रपति तय करेगा। और आरपीएससी यानी स्टेट पीसीएस के संबंध में कौन तय करेगा, राज्यपाल तय करेगा। संख्याएं संविधान में दी हुई नहीं है, कितनी संख्या होगी ये संविधान में दी हुई नहीं है, ये बात एक अच्छी तरीके से याद कर लो। कई चीज़ें ऐसी है जो सीधा लिखा हुआ आ जाएगा, जैसे मान लो आरपीएससी राजस्थान के अंदर जैसे मान लो अभी 1+7 है, तो अगर ये वो पूछ लेंगे कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या संविधान के अनुसार कितनी है, तो हम मान लेते हैं कि अभी 1+7 है तो हम कह देते हैं, वो उसमें 8 लिखा हो जाएगा तो 8 कर देंगे, 1+ है तो 1+7 है तो 1+7 कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्यों, क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। ये तय कौन करता है, राज्यपाल तय करता है, और यूपीएससी के संबंध में राष्ट्रपति तय करता है। ये चीज़ें जो जिन पे मैं जोर दे रहा हूँ ना, उन चीज़ों को आप स्पष्ट अच्छी तरीके से इनको याद कर लेवें, ठीक है। एक बार नियुक्त होने के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी एक बार अगर नियुक्ति हो गई सदस्यों की तो उनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उनमें जो वेतन भत्तों के अंदर है वो कटौती नहीं की जा सकती। आरपीएससी और यूपीएससी के सदस्यों की संख्या संविधान में उल्लेखित नहीं है, ये अपने ऊपर पहले पढ़ ही लिया। फिर संयुक्त आयोग गठन कौन करता है, संयुक्त, जैसे मान लो 2 या 2 से अधिक, अभी पहले पढ़ा था ना, 2 या 2 से अधिक राज्य मिल करके कहें कि हमारा तो आप ही गठन कर दो संयुक्त लोक सेवा आयोग, उसका गठन कौन करेगा, संसद करेगी। और सदस्य संख्या और सेवा शर्तें हैं वो कौन तय करेगा, वो राष्ट्रपति करेगा, जैसे यूपीएससी के संबंध में करता है। अब आता है अनुच्छेद 319। अनुच्छेद 319 के अंतर्गत आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसा सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में निषेध है, यानी अगर वो यूपीएससी या आरपीएससी का सदस्य नहीं है तो वो पद धारण नहीं करेगा, अगर सदस्य ही नहीं है तो वो सीट पर जाकर के नहीं बैठेगा, यानी ऐसा पद धारण नहीं करेगा। फिर अध्यक्ष और सदस्य, अध्यक्ष, यूपीएससी का अध्यक्ष 60 साल पूर्ण होने पर कोई पद धारण नहीं करेगा। यूपीएससी का अध्यक्ष यानी 65 साल, 60 नहीं 65 साल अगर पूरी हो गई
यूपीएससी के अध्यक्ष की उम्र जो है वो 65 साल कंप्लीट हो गई तो वो कोई भी पद धारण नहीं करेगा। फिर आरपीएससी का अध्यक्ष यानी स्टेट पीसीएस का अध्यक्ष और यूपीएससी का अध्यक्ष सदस्य और अन्य राज्य पीसीएस का अध्यक्ष बन सकता है। यानी जो ये वाला अध्यक्ष जो है ना, ये आरपीएससी का अध्यक्ष और यूपीएससी का अध्यक्ष। आरपीएससी का अध्यक्ष क्या क्या कर सकता है? आरपीएससी का अध्यक्ष है वो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, यूपीएससी का सदस्य बन सकता है और अन्य राज्य पीसीएस का अध्यक्ष भी बन सकता है। यानी अगर आरपीएससी का अध्यक्ष जो है वो अगर उसने 62 साल कंप्लीट नहीं करी है तो वो क्या करेगा? यूपीएससी का अध्यक्ष भी बन सकता है, यूपीएससी का सदस्य भी बन सकता है क्योंकि उसमें 65 साल मांगते हैं, और अन्य राज्य पीसीएस का अध्यक्ष भी बन सकता है अगर उसने 65 साल कंप्लीट नहीं की है तो। फिर सदस्य जो है वो क्या कर सकते हैं? यूपीएससी का जो सदस्य है और यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, यूपीएससी का तो सदस्य और यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। ये जो है ना, यूपीएससी का जो सदस्य है वो क्या कर सकता है? वो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है अगर उसकी उम्र 65 साल कंप्लीट नहीं हुई है तो। ये थोड़ा ध्यान से सुनना है। यूपीएससी का जो सदस्य है वो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है अगर उसने 65 साल कंप्लीट नहीं की है तो, और राज्य लोक सेवा आयोग का भी अध्यक्ष बन सकता है अगर उसने 62 साल कंप्लीट नहीं की है तो। अगर उसने 65 साल कंप्लीट कर ली तो वो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नहीं बन सकता, यूपीएससी का अध्यक्ष भी नहीं बन सकता। अगर वो 62 साल भी पार हो गया तो कर जाएगा, लेकिन अगर 65 साल कंप्लीट कर ली है तो वो कुछ नहीं बन सकता। अगर उसकी उम्र 60 साल है तो वो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भी बन सकता है और यूपीएससी का अध्यक्ष भी बन सकता है। लेकिन अगर उसने 62 साल कंप्लीट कर ली है तो केवल और केवल यूपीएससी का अध्यक्ष ही बन सकता है। फिर आरपीएससी का सदस्य है, वो आरपीएससी का सदस्य है वो आरपीएससी और यूपीएससी दोनों का अध्यक्ष बन सकता है और यूपीएससी का सदस्य बन सकता है, अन्य पीसीएस का अध्यक्ष बन सकता है। ये हो गया स्टेट पीसीएस के सदस्य के बारे में। फिर है अनुच्छेद 320। 320 में क्या है? राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य कौन कौन से हैं? इनके जो 4 प्रकार के काम दिए गए हैं इसमें, सामान्य कार्य जो रूटीन में जो काम किए जाते हैं वो, प्लस सलाहकारी कार्यों के अंदर जो सलाह जो मांगी जाती है उनमें सलाह देते हैं। फिर अनुच्छेद 234 के अधीन जो काम किए जाते हैं वो इसमें आगे पढ़ेंगे अपन। और न किए जाने वाले कार्य जो काम नहीं करेंगे वो काम भी इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे सामान्य कार्य क्या है इनका? परीक्षा का संचालन और संपन्न करना, परीक्षा का संपन्न करना और परीक्षा का संचालन करना। फिर यूपीएससी को 2 या 2 से अधिक राज्य अनुरोध करे और संयुक्त भर्ती स्कीम बना सकती है। कौन? यूपीएससी। और ये लोक सेवा आयोग के ये कार्य हो गए। यूपीएससी को 2 या 2 से अधिक राज्य अनुरोध करे तो संयुक्त भर्ती स्कीम बना सकती है। नियुक्ति देना आरपीएससी का काम नहीं है। आरपीएससी का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ परीक्षा का संचालन करना और ये अनुरोध करना। और नियुक्ति देना किसका काम है? वो राज्य सरकार का काम है। सलाहकारी कार्य काम कौन कौन से हैं? वो भर्ती के संबंध में सलाह ले सकते हैं। कौन? सरकार। एक सेवा से दूसरी सेवा में ट्रांसफर करते हैं, हस्तांतरण करते हैं, उसमें संबंध में सलाह मांग सकते हैं। और पदोन्नति के संबंध में सलाह मांग सकते हैं। अनुशासनात्मक कार्यवाही के बारे में सलाह मांग सकते हैं। कर्मचारी को क्षति होने पर राशि देने के मामले में भी सलाह दे सकती है। और विधिक कार्यवाही के संबंध में सलाह मांग सकते हैं। और राष्ट्रपति यूपीएससी से और राज्यपाल जो है आरपीएससी यानी स्टेट पीसीएस से सलाह ले सकता है। 1 वर्ष से अधिक नियुक्ति हेतु नियमितीकरण या सेवा विस्तार, पुनः नियुक्ति, इसके संबंध में भी सलाह ली जा सकती है लोक सेवा आयोग से। और राज्यपाल नियम बना सकते हैं कि किन मामलों में आरपीएससी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है, ये राज्यपाल नियम बना सकते हैं। 14 दिन विधानमंडल में बहस, उसके बाद हाँ या ना कर सकते हैं। राज्यपाल किसी सेवा को आरपीएससी के दायरे से हटा भी सकता है। यानी जैसे पहले 3rd ग्रेड टीचर की और इनकी
जो भर्तियां हैं सारी पटवारी की, इनकी कौन करती थी? आरपीएससी करती थी। अब क्या है, वो अधीनस्थ चयन आयोग और बन गया। तो ये किसके आदेशों से हुआ है? किसके आदेशों से? राज्यपाल के आदेशों से। अनुच्छेद 234 के अंदर क्या काम होते हैं? जिला जज की नियुक्ति राज्यपाल उच्च न्यायालय के सलाह से करेंगे। यानी राज्यपाल है वो हाईकोर्ट की सलाह के बाद जिला जज की नियुक्ति करेगा। जिले के अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति करते समय राज्यपाल आरपीएससी और उच्च न्यायालय दोनों से सलाह लेंगे। यानी जिला जज की नियुक्ति के टाइम में किससे सलाह लेंगे? हाईकोर्ट से। और जिले के अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आरपीएससी और हाईकोर्ट दोनों से सलाह लेंगे। ये हो गए अनुच्छेद 234 के तहत किए जाने वाले कार्य। ये है जजों की नियुक्ति के संबंध में, मान लो ये। फिर इन मामलों में सलाह नहीं ली जाएगी। किन मामलों में? आरक्षण के मामले में। यानी अनुच्छेद 316, अनुच्छेद जो है 16(4) के तहत जो आरक्षण दिया जाता है, नौकरियों में आरक्षण, उसके संबंध में आरपीएससी या यूपीएससी से सलाह नहीं ली जाएगी। फिर 335 एससी एसटी के जो दावे हैं उनके संबंध में भी इनसे सलाह नहीं ली जाएगी। और सेवा वर्गीकरण के मामले में भी कोई सलाह नहीं ली जाएगी। भुगतान के मामले में भी सलाह नहीं ली जाएगी। प्रशिक्षण के मामले में भी सलाह नहीं ली जाएगी। और कैडर प्रबंधन के मामले में भी सलाह नहीं ली जाएगी। फिर अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोग के कार्यों के विस्तार की शक्ति। राज्य विधानमंडल आरपीएससी के कार्य, अन्य कार्य भी सौंप सकता है। यानी राज्य विधानमंडल है वो आरपीएससी को उपरोक्त कार्यों के अलावा कोई और काम भी सौंप सकता है। कार्य विस्तार निजी प्राधिकरण तक भी, यानी निजी कोई अगर संस्थाएं हैं उनका काम भी आरपीएससी को दिया जा सकता है राज्य विधानमंडल के आदेश के अनुसार। अब इनका विस्तार कौन करेगा? आरपीएससी के सदस्य संख्या में विस्तार कौन करता है? ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आरपीएससी के सदस्यों की संख्या में विस्तार करना है, 8 से 10 करना है, तो इसको कौन करेगा? राज्यपाल। और कार्यों में विस्तार करना है, आरपीएससी के कार्यों में विस्तार करना है, कार्य सौंपने हैं, इनको एक्स्ट्रा काम सौंपने हैं, तो वो कौन करेगा? विधानमंडल। ये अंतर रखना, ये अंतर याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ही जरूरी। आरपीएससी के सदस्य संख्या राज्यपाल, कार्य में विस्तार विधानमंडल। फिर अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग में व्यय राज्य शिक्षित निधि से किया जाता है। लोक सेवा आयोग जो है उसका जो खर्चे हैं वो कहाँ से खर्चे किए जाएंगे? वो राज्य की संचित निधि से। फिर अनुच्छेद 323, 322 के बाद में 323 लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन, यानी जो रिपोर्ट है वो सौंपेगी। किसको सौंपेगी? आरपीएससी किसको सौंपेगी? यानी स्टेट पीसीएस है वो किसको सौंपेगी? राज्यपाल को। और राज्यपाल कहाँ रखेगा? विधानमंडल में। या स्वीकृतियां और ज्ञापन जो है वो कहाँ रखेगा? विधानमंडल में। फिर संख्या निर्धारित नहीं, ये मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ। संख्या यानी आरपीएससी के सदस्यों की संख्या, अपने आरपीएससी के बारे में पढ़ रहे हैं ना, आरपीएससी के सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है। पहले क्या था? सबसे पहले क्या 1+2 था, यानी एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। अब वर्तमान में क्या है? 1+7, यानी 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य। योग्यता है, इसमें क्या है? योग्यता निर्धारित नहीं है, योग्यता कोई निर्धारण नहीं है कि कौन होना चाहिए, इसमें योग्यता का निर्धारण नहीं है। आरपीएससी कार्य नियंत्रण कौन करता है? इसका राज्य सरकार द्वारा। आरपीएससी के जो कार्य है उनका नियंत्रण कौन करता है? राज्य सरकार। उनके कार्यों का नियंत्रण कौन करती है? राज्य सरकार। आरपीएससी के 6 संभाग है, यानी सेक्शन कितने हैं? आरपीएससी में 6 सेक्शन है, 6 सेक्शन है। कौन कौन से? एक तो प्रशासनिक संभाग, प्रशासनिक संभाग एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन। फिर है परीक्षा, परीक्षा के सेक्शन हो गया, एग्जाम परीक्षा सेक्शन। फिर है भर्ती, रिक्रूटमेंट, ये हो गया रिक्रूटमेंट, भर्ती संभाग हो गया। फिर लेखा यानी अकाउंट सेक्शन, अकाउंट सेक्शन। फिर है विधि सेक्शन, क्या हो गया? विधि सेक्शन। और उसके बाद में शोध और अनुसंधान, रिसर्च हो गया। ये क्या हो गया? रिसर्च हो गया। 6 संभाग है,
कौन कौन से? प्रशासन से संबंधित परीक्षाएं आयोजित करना, फिर भर्ती करना, भर्ती संभाग मतलब भर्ती से संबंधित जो भर्ती करना नहीं है, भर्ती से संबंधित जो है वो सलाह वगैरह वो देना, और फिर है लेखा संभाग अकाउंटिंग जो है वो, फिर है विधि संभाग लॉ से संबंधित, और शोध और अनुसंधान है। ये हो गए संभाग, 6 संभाग। तो इसको छोटी सी ट्रिक माध्यम से अपने याद करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्री परीक्षा भर्ती लेवी शोध, प्री परीक्षा भर्ती लेवी शोध। प्री से प्रशासनिक, परीक्षा से परीक्षा, भर्ती से भर्ती हो गया, ले से लेखा हो गया, ई से विधि हो गया, शोध से शोध हो गया। फिर है सचिवालय। आरपीएससी का जो सचिवालय है वो किसके नियंत्रण में काम करता है? राज्यपाल के नियंत्रण में करता है। इसमें सचिव और अन्य कार्मिक होते हैं। ये आरपीएससी का एक सचिवालय भी होता है। अनुशासनात्मक कार्यवाही अध्यक्ष द्वारा की जाती है। सचिव अपील किससे करेगा? अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई अगर मान अध्यक्ष द्वारा कर दी गई है तो उसकी अपील है वो कहाँ की जाएगी? राज्यपाल के पास। तो ये हो गया आरपीएससी का, आरपीएससी के बारे में जानकारी हो गई। अब ये आरपीएससी के अध्यक्षों की सूची है। सबसे पहले 1/4/1949 को, 1 अप्रैल 1949 को डॉक्टर एस के घोष ये प्रथम आरपीएससी के अध्यक्ष थे। उसके बाद में एससी त्रिपाठी, फिर में डीएस तिवारी, इसे करके ये 18 और ये हो गए अब तक के 34 आरपीएससी के अध्यक्ष बन चुके हैं। वर्तमान में जो है वो है संजय कुमार सोत्रिय। ये 15 फरवरी 2022 से अब तक ये चल रही हैं। तो ये हो गया आरपीएससी के बारे में, डिटेल से हमने पढ़ लिया। आरपीएससी हमारे सिलेबस में है, और आरपीएससी के बाद में हम आगे पढ़ेंगे राज्य चुनाव आयोग, और उसके बाद में राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त और राज्य सूचना आयोग, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के साथ ये आरपीएससी की जो पहले आरएएस की भर्ती आने वाली है बहुत ही जल्द, लगभग 900,000 के आसपास पोस्ट जो है वो आने वाली है। तो उससे संबंध में हमें आरपीएससी के बारे में हमने पढ़ लिया हमने, और इसकी पीडीएफ आपके इसमें डाल दी जाएगी, और वैसे आप एक एक करके इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, आपने हमें सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आरपीएससी हमारे सिलेबस में है, और आरपीएससी के बाद में हम आगे पढ़ेंगे राज्य चुनाव आयोग, और उसके बाद में राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त और राज्य सूचना आयोग, इसके बारे में हम